चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं लार ग्रंथियों के बारे में और ये है पाचन तंत्र पार्ट 2। पाचन तंत्र का पार्ट फर्स्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा दिन के बाद वीडियो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग वीडियो को देख लेते हो, लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, इसलिए रेगुलर वीडियो आपको नहीं मिल पा रही है। जैसे आपको वीडियो देखो उसके बाद में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक शेयर करना है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम आ गया, नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो उन तक ये भेजो जिससे वो पास हो जाएं, वीडियो पहुंच जाए उन तक, है ना। इस चीज को पढ़ लें। और मैं हिंदी, इंग्लिश, है ना, साइंस का, सबका, मैथ का, इनका जो पेपर है, पेपर भी मैंने अपलोड किया है, वो भी आप लोग देखिए। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2, है ना। पाचन तंत्र पार्ट 2। तो पाचन तंत्र में मैंने पहले बात कर लिया था, है ना, सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने बात किया था अच्छी तरीके से, उसको सब बच्चों ने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में पार्ट सेकंड में इसके एंजाइमों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लार ग्रंथियां सबसे पहले पढ़ेंगे। हमारे मुख में दो एंजाइम निकलते हैं। कौन सा एंजाइम, कितने एंजाइम निकलते हैं? दो निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? तो एक का नाम होता है लाइसोजाइम और दूसरे का नाम होता है टाइलिन, ठीक है। एक है लाइसोजाइम, एक क्या है? टाइलिन। ये क्या करते हैं? तो ये करते हैं पाचन क्रिया में मदद। कैसे करते हैं? तो जो लाइसोजाइम होता है ना भैया, ये क्या करता है? लार में मौजूद एक जीवाणु रोधी एजेंट है। कौन सा जीवाणु रोधी? कौन सा है? लाइसोजाइम। ये क्या करता है? तो ये करता है कि जो मुख में बैक्टीरिया है होते हैं ना, उनको मार देता है ना। जैसे छोटे बच्चों को देखा, मिट्टी में कोई चीज गिर गई उसको खा लिए तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उनको मुख में मारने का काम करता है लाइसोजाइम। कौन करता है? लाइसोजाइम। समझ में आया? अब मैंने इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया है जिससे कि इंग्लिश के भी बच्चे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलो ये देखो क्या है। तो टू एंजाइम्स आर रिलीज्ड फ्रॉम आवर माउथ, नेमली लाइसोजाइम एंड द टाइलिन। टाइलिन में भैया ये देखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि जो पी होता है वो होता है साइलेंट, ठीक है। पी साइलेंट है, TYLIN। हेल्प्स इन डाइजेशन, ये क्या करता है? तो डाइजेशन में हेल्प करता है ना। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, एक्ट एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है। एंड किल बैक्टीरिया इन द माउथ, किल कर देता है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ये काम कौन करता है? ये करता है लाइसोजाइम। क्लियर हुआ? चलो अब देखें, अब हम पढ़ेंगे लाइसोजाइम के बारे में कि लाइसोजाइम आखिर कहां से निकलता है, क्या काम है इसका। लाइसोजाइम लार में मौजूद एजेंट के रूप में कार्य करता है और ये मुख में बैक्टीरिया को मारता है। पढ़ चुके हम लोग, इसको यहां पर मैंने लिख भी दिया है ना। तो देखिए ये हमारी ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां हैं, है ना। ये तीन जोड़ी ग्रंथियां हैं और यहीं से लार निकलती है। पैरोटिड, है ना, पैरोटिड ग्रंथि होती है, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, तीन ग्रंथियां होती हैं। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है टाइलिन, पी टाइलिन। पी साइलेंट है, टाइलिन बोलना है, ठीक है। तो टाइलिन नामक एंजाइम होता है, इसका काम क्या होता है? टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, यानी जो आप लोग मांड के रूप में भोजन करते हैं, जैसे आपने चावल खाया, है ना, आपने जो बाजरा खाया, आलू खाया, ये जो मांड के रूप में होता है, इस कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन करता है। कौन करता है? ये टाइलिन एंजाइम करता है ना। ये क्या करता है? तो एंजाइम भोजन में जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। क्या बना देता है भैया? इसको बना देता है माल्टोज। अब बताओ माल्टोज क्या है? तो माल्टोज में ये होता है, जैसे आपने आलू खाया तो उसका एकदम छोटा छोटा पीस करके उसको क्या कर दिया, एकदम तरल और सॉफ्ट कर देना ही माल्टोज कहलाता है। चलो ये देखो, एंजाइम डाइजेस्ट, है ना, ये तो इंग्लिश में आप लोग ऐसे ही पढ़ लीजिए। कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड्स यानी विषाणु, यानी वायरस, विषाणु में वायरस, है ना, द्वारा संक्रमित हो जाती है। तो भैया छोटे बच्चों में देखा होगा, है ना, या हम लोगों में कभी कभी होता है। ये जब वायरस से संक्रमित हो जाती है, इसमें लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, कलसुआ रोग हो जाता है, इधर इधर के ये जो गाल हैं वो फूल जाते हैं, कुछ खा नहीं पाते हैं, है ना, रोने चिल्लाने लगते हैं। तो ये कैसे होता है? ये होता है विषाणु यानी वायरस के कारण, है ना। और जो इसे क्या कहते हैं? गलसुआ नामक रोग इसे कहते हैं, ठीक है। ये कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाता है वैसे, ठीक है।
मुख में जो बचा हुआ आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद कभी कभी बाल आ जाता है, आपने खाना खाया, खाना खाने में बाल कहीं पहुंच गया तो आप उसको उगल देते हो। तो जो उगलते हो ना, वो जो भोजन होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस। ठीक है, समझ में आ रहा चीजें? चलो आगे और देखते हैं और क्या क्या है। अब जो भोजन है सबसे पहले उसका पाचन हो गया मुख में, कर लिया ना मुख में पाचन, है ना? मुख में पाचन करने के बाद में अब वो भोजन कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा भैया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नाल होती है इसे बोला जाता है इसोफगस। क्या बोला जाता है? इसोफगस। ग्रास नली या इसोफगस बोला जाता है। ठीक है, चलो अब देखो, ग्रास नली पूर्ण रूप से मांसपेशियों की बनी होती है ना? इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और आमाशय में जाकर खुलती है। क्लियर हुआ? यहां से लेकर के यहां चली गई और इधर आमाशय, आमाशय है ना, पेट में, स्टमच में जाकर खुलती है। कितनी मीटर होती है? 25 मीटर की होती है ये। केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाने के कार्य करती है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसमें क्रमाकुंचन यानी कि पेरिस्टेलिस क्रिया के कारण भोजन केवल क्या करता रहता है? सरकता है। भोजन सरकता रहता है। तो ये 25 मीटर की जो 25 सेंटीमीटर ये जो इसोफगस ग्रास नाल होती है, इसमें पाचन नहीं होता है, केवल भोजन क्या है? सरकता रहता है। यहां मैंने इसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, the esophagus is made of the muscular in length 25 centimeter and the open at the stomach. It is only the serve to carry food to the stomach and no digestion take place. ठीक है, the food slide down due to the action of पेरिस्टेल्सिस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ग्रास नली। तो ग्रास नली का काम खत्म हो गया कि नहीं? ग्रास नली का काम खत्म हो गया और यहां से भोजन सबसे पहले ये जो पाचित हुआ था, यहां से होकर के ये पहुंच गया तुम्हारा यहां से। ये ठीक है, ये लीवर है, अभी लीवर के बारे में बात करेंगे। यहां से पहुंच गया, कहां पहुंच गया? नीचे। ठीक है, स्टमच में, ये स्टमच में पहुंच गया। अब चलो देखते हैं कि स्टमच में आखिर खाने का क्या होता है। कहां पहुंचा भोजन? आमाशय में पहुंच गया। अब आमाशय में क्या है, चलो ये भी पढ़ो। आमाशय यानी स्टमच, पेट। कैसा आकार होता है? आकार होता है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये ऐसा आकार होता है, पेट, इतना बड़ा पेट होता है। ठीक है, और आओ देखो, मुख गुहा के बाद में ग्रास नली से होता हुआ भोजन सीधा आमाशय में पहुंचता है। पहुंच गया आमाशय में। आमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है, एक थैली नुमा होता है। ये कैसा होता है? थैली है, समझ लीजिए, थैली नुमा इसकी संरचना बनी हुई है। आमाशय में भोजन कितनी देर रुकता है? तो आमाशय में भोजन रुकता है 4 घंटे तक रहता है। कितना रहता है? 4 घंटे तक। ठीक है, ऊपर वाला भाग जो हृदय के नजदीक होता है उसे कार्डियक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक पार्ट। ये देखिए, यहां से लेकर के जो ये पार्ट मैंने बनाया इसे कहा जाता है कार्डियक पार्ट। क्या बोला जाए? कार्डियक पार्ट। ठीक है, और देखो, नीचे वाले पार्ट को फंडिक पार्ट बोला जाता है ना? तथा सबसे नीचे वाले भाग को फ्लोरिक पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिलोरिक पार्ट बोला जाता है, पिलोरिक। चलिए समझिए, ये एक पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऊपर कार्डियक पार्ट, है ना? इसोफगस यहीं से आकर के यहाँ पर भोजन सबसे पहले पहुंचता है। फंडिक पार्ट यहाँ से लेकर के ये फंडिक पार्ट हो गया, है ना? और पैलोरिक जो भाग हुआ वो यहाँ से लेकर के पैलोरिक भाग हुआ। ठीक है, डेडुनम इसी में होती है, आगे भी चर्चा करेंगे। इसको मैंने यहाँ देखिए लिख दिया है कि आफ्टर द माउथ कैविटी, आफ्टर द माउथ कैविटी the food reach the stomach directly through the esophagus. The stomach is the widest part of the food pipe which is sac-like. The food stays in the stomach for about the 4 hours. The stomach divided into 3 parts. 3 पार्टों में डिवाइड होता है ना? क्या, कौन कौन सा? तो कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट एंड थर्ड इज द पायलोरिक पार्ट। समझ में आ रहा ना?
आगे बढ़े। अब आमाशय मैंने पढ़ लिया, भोजन सबसे पहले मुख में पाचित हुआ, पाचित लार ग्रंथियों के माध्यम से, है ना, टाइलम, टाइलिन और लाइसोजाइम के द्वारा। फिर इसोफगस से नीचे आया, पेट में 3 पार्ट हो गए, पेट से अब नीचे खसकेगा, देखो नीचे पहुंचेगा, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, पहले एक एक पार्ट को पढ़ लेते हैं भाई, कार्डिक पार्ट में क्या क्या है ना। चलो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। चलो देखो, पहला हम पढ़ेंगे कार्डियक पार्ट। ये क्या होता है, यह आमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। कार्डियक में ऑक्सीटिक कोशिकाएं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं सेल होती हैं, है ना, यानी ऑक्सेंटिक सेल होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जिनसे निकलता है, तो यहां पर HCl निकलता है, ठीक है। कार्डियक पार्ट में क्या होता है, यहां पर HCl होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है ना, तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यहाँ पर एसिड टाइप का होता है। HCl कैसा होता है, एक एसिडिक पार्ट होता है। जैसे भोजन यहाँ पर जाता है, कभी कभी देखो खट्टी डकार आती है, ऐसी डकार आती है कि जब ऊपर उसका पार्ट आ जाता है तो पूरा गला छिल जाता है, तो वो क्या होता है, वो HCl होता है ना। तो ये क्या होता है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है। चलो अब देखो फंडिक पार्ट क्या है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया है इसको, है ना। दूसरा पार्ट कौन सा है, फंडिक पार्ट। ये क्या है, देखो फंडिक पार्ट, यह भोजन अधिक समय तक आमाशय में रोक कर रखता है। यहां से लेकर के ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, यहां से यहां तक, यह है फंडिक पार्ट। इसमें रूगे पाई जाती हैं। तो क्या होता है भैया, यहाँ पर रूगे पाई जाती हैं जिसकी संरचना कांटेनुमा होती है। रूगे की संरचना कैसी होती है, कांटेनुमा होती है। जब भूख लगती है हमें, भूख लगने पर ये रूगे हैं वो क्या होते हैं, चुभते हैं। जब भूख लगती है तो रूगे क्या होते हैं, चुभते हैं। यह पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है। भोजन को संयोजित करने के लिए पेट को फैलने देना और भोजन पचाने के लिए उसे रोक कर रखता है, ठीक है। जब आप खाना खा लेते हैं तो आपका पेट फैल जाता है ना, तो उसको खाने को रोक कर रखता है ना। तो ये काम होता है फंडिक पार्ट का, ठीक है। इसमें रूगे पाई जाती, कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। जब आपको भूख लगती है तो आप कभी कभी कहते हो कि भैया पेट में हमारे चूहे कूद रहे हैं, तो चूहे नहीं कूदते, यही रूगे क्या होते हैं, क्योंकि उनके बीच में गैप जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो आपस में वो टच हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, तो आपको लगता है गुदगुदी टाइप की लगती है, या आपको लगता है कि चूहे दौड़ रहे हो, क्योंकि वो दोनों के जो रूगे होते हैं ना, वो आपस में क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, उनके बीच में जो दूरी है कम हो जाती है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद वाला पायलोरिक पार्ट, है ना। पायलोरिक भाग क्या होता है, सॉरी, पायलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथि यानी पायलोरिक ग्रंथि होती है। पायलोरिक पार्ट में क्या होता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है ना, पायलोरिक ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस होता है। तो जठर रस कहाँ होता है बताओ, पायलोरिक पार्ट में। पायलोरिक पार्ट कहाँ है, लास्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है पायलोरिक पार्ट, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, इसे जठर रस बोलते हैं, है ना। और इसमें 2 एंजाइम भी पाए जाते हैं। In this pyloric part there is the gastric glands, है ना, pyloric glands which is the gastric juice is the released, यहाँ से gastric juice निकलता है। 2 enzymes are found in the gastric juice। पहला कौन सा होता है, पहला होता है पेप्सिन और रेनिन। पहला कौन सा होता है, तो ये होता है पेप्सिन और ये होता है रेनिन। समझ में आ रहा है, पेप्सिन और रेनिन कहाँ पर निकलता है, तो ये 2 एंजाइम होते हैं जो निकलते हैं आपके पायलोरिक पार्ट में, गैस्ट्रिक जूस वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और देखो अब पेप्सिन रेनिन क्या होता है, इसको भी समझ लो। तो पेप्सिन जो होता है यह सामान्य प्रोटीन का पाचन करता है, जो सामान्य प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है, या कौन, पेप्सिन, है ना। आपने दाल खाई है ना, जो सामान्य प्रोटीन हो गया उसका पाचन ये कर देगा, कौन करेगा, पेप्सिन। यह भोजन में मौजूद जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है, प्रोटीन को बदल देता है किसमें, पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम चेंज इनटू, मतलब प्रोटीन को चेंज इनटू क्या करता है, पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। रेनिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है, यह दूध को पचाने में सहायता प्रदान करता है, सहायक होता है, ठीक है। यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो बच्चों में ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है। यह दूध में जो मौजूद कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा
कैसिनेट के रूप में बदल देता है ना। क्या कर देता है? दूध में जो कैसीन प्रोटीन होता है उसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट के रूप में बदल देता है ना। रेनिन क्या करता है? केसिन को क्या करता है? दूध में जो कैल्शियम पैरा केसिनेट होता है उसको बदल देता है, किसमें? पैरा कैसिनेट के रूप में बदल देता है। यानी कभी कभी जब बच्चे देखो दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद में कभी कभी उनको उल्टी हो जाती है ना, तो उसमें देखोगे कि जो दूध होता है फटा फटा निकलता है ना, दही के रूप में निकलता है, तो उसका पाचन हो जाता है, तो उसका आकार कैसा हो जाता है? दूध से वो दही बन जाता है। ठीक है, किसके कारण बनता है? तो ये रेनिन के कारण बनता है। किसके कारण? रेनिन के कारण। ठीक है, तो देखिए भैया दो चीजें मिल गई, एक पेप्सिन मिल गया, एक मिल गया रेनिन। पेप्सिन क्या करेगा? इसमें जो प्रोटीन मिलता है उसका पाचन करेगा। रेनिन क्या करेगा? तो ये करेगा दूध में जो मौजूद, मैंने बताया है ना, जो कैसीन प्रोटीन होता है उसको क्या करता है? पाचित करता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब हम पहुंच गए धीरे धीरे करके, जो भोजन आपने खाया वो पहुंच गया कहां पर? छोटी आंत में। तो चलो छोटी आंत में आकार कैसा होता है छोटी आंत का? तो छोटी आंत का आकार ये होता है, ये वाला, ये जो है, ये जो है, ये सब क्या है? ये छोटी आंत है, इतना बड़ा है। ये जो पार्ट है, ये जो पाइप है, ये छोटी आंत होती है। तो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो यही भाग होता है जिसे हम कहते हैं छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी अगर औसत लंबाई की बात की जाए, अगर इसकी औसत लंबाई की बात की जाए, औसत लंबाई, तो ये 6 से 7 मीटर तक यानी 20 से 22 फुट इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 20 से 22 फुट। आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। आमाशय में भैया पेट में क्या हुआ? यहां पर भोजन का पाचन हो गया, उसके बाद में पहुंचा कहां पर? छोटी आंत में, जहां भोजन का पाचन का अवशोषण की प्रक्रिया चलती है ना। भोजन तो पाचित हो गया लेकिन उसमें अवशोषण की प्रक्रिया चलती है यहां पर। संपूर्ण आहार नाल की अगर लंबाई, पूरे आहार नाल की लंबाई देख ली जाए तो लगभग 32 फीट होती है, यानी 9 मीटर होती है। पाचन संबंधित अधिक कार्य, जो सबसे ज्यादा कार्य होता है पाचन संबंधी, वो होता है भैया छोटी आंत में। कहां होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, है ना। अभी देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं करोगे दोस्त। वीडियो को देख रहे हो तो लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, शेयर भी कर दो, है ना। देखिए इतना अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं तो भैया लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दो। चलो, तो छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहले को बोला जाता है डेडुनम। पहला जो पार्ट है वो क्या है? डेडुनम है। दूसरा कौन है? जेजुनम है। तीसरा कौन है? इलियम है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हुए। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है जिससे इंग्लिश वाले बच्चे भी आसानी से पढ़ लें। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री जो कैनल होती है सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, एवरेजिंग 6 to 7 मीटर, है ना, 20 and 23 feet in length. After the digestion process in the completed in stomach, the food reach the small intestine, where the process of the digestion has the absorption of a food take place. The length of the entire alimentary canal is the approximately 9 मीटर टू यानी 32 फीट्स, है ना। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन रिलेटेड activities take place in the small intestine. The small intestine is divided into 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. क्लियर हुआ चीजें ना? बढ़े आगे, चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी एक स्लाइड में छोटी आंत के बारे में और पढ़ेंगे। अच्छा, छोटी आंत से पहले थोड़ा छूट गया था, इसको पढ़ लिया है ना। यकृत छूट गया है भैया, लीवर छूट गया। चलो लीवर के बारे में पढ़ लेते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली चीज, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है लीवर। ठीक,
यह पित्तरस यानी बाइल जूस का निर्माण करता है। तो बाइल जूस कहाँ बनता है? ये बनता है बाइल जूस लिवर में, ठीक है, जिससे पित्ताशय गाल ब्लैडर में संग्रहित कर देता है ना। यहां से आकर के ये जो गाल ब्लैडर है, ये वाला गाल ब्लैडर है, यहीं पर संग्रहित हो जाता है, ठीक है। चलो, अब गाल ब्लैडर का काम क्या होता है? गाल ब्लैडर का काम क्या होता है, यानी पित्ताशय का काम क्या होता है? पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस जमा होता है। भैया, जो लीवर से पित्तरस निकला वो जाकर के यहाँ पर जमा हो गया। पित्तरस जो होता है पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है जिसका पीएच मान होता है 7.7। कितना होता है? 7.7। यह भोजन के माध्यम को क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। कैसा कर देता है? क्षारीय कर देता है। पित्ताशय में जब पथरी यानी स्टोन का निर्माण हो जाता है, स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं होता है, इसीलिए इसका पूरा पित्ताशय जो होता है काटकर गाल ब्लैडर स्टोन को पूरा पित्ताशय ही निकालना पड़ता है, ठीक है, गाल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया, यकृत के बारे में आपने पढ़ लिया, पित्ताशय के बारे में पढ़ लिया, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, सभी चीजों के बारे में जानेंगे और सभी चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। लिवर यहां मैंने किया, इन दिस द लार्जेस्ट पार्ट, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, द प्रोड्यूस bile juice which stored in the gallbladder. Gallbladder is the pear shape है ना, sac in which the bile produced by liver in stored. Bile is the yellow green colored. कैसा होता है? येलो ग्रीन कलर का होता है ना। अल्कलाइन फ्लूइड क्या आता है? अल्कलाइन फ्लूइड है ना। और इन पीएच वैल्यू कितनी है? 7.7। तो यहां पर मैंने देखो इसको पूरा लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम वित्त पढ़े थे ना छोटी आंत के बारे में, तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, एक पार्ट और छूट रहा था, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं हम अग्नाशय, है ना। तो अग्नाशय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अग्नाशय में अग्नाशयी रस है ना निकलता है, या क्षारीय होता है और पीएच मान इसका होता है 7.83 होता है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस निकलता है। किसको किसका पाचन यहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। इससे पहले पेप्सिन रेनिन ने क्या किया था, है ना, पेट का जो निचला पार्ट था, तीसरा पार्ट है ना, पायलोरिक पार्ट, उसमें किसका? रेनिन, और मैंने पढ़ लिया था रेनिन का पढ़ा था और पेप्सिन पढ़ लिया था ना। तो वहां प्रोटीन का पाचन हो गया था, है ना, और वहां दूध का पाचन हुआ था। कार्बोहाइड्रेट जो आपने खाया उसका पाचन कहां पर होगा? उसका अग्नाशय में पाचन होगा, ठीक है। वसा, प्रोटीन का पाचन यहां पर होता है। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? तो पहला निकलता है लाइपेज। कौन सा निकलता है? लाइपेज। तो ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में जो बदलता है, ठीक है, और ये हो जाता है पॉलीपेप्टाइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एमाइलेज दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है एमाइलेज। ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है और उसको शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है और उसको ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये 3 एंजाइम यहाँ पर मिले, 2 एंजाइम मिले थे हमें, पेप्सिन, रेनिन, है ना, ठीक है, और यहाँ पर 3 एंजाइम मिल गए हमको, है ना। यहाँ पर किसका? प्रोटीन, स्टार्च और वसा का भी पाचन हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए, तो pancreatic juice is the secreted from this. It is in the alkaline fluid whose pH value is 7.8 and 8.3. It contains enzyme to the digest all 3 types of the main food items, the carbohydrate, fat and protein. That is why it is the called complete digestive system. Okay, and next स्लाइड वी रीड स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखो यहाँ पर मैंने पढ़ लिया, जो छूट गए थे, लीवर को पढ़ लिया, है ना, अग्नाशय को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। मैंने अभी पढ़ा था, छोटी आंत के 3 पार्ट पढ़ लिए थे। कौन कौन सा? डेडुनम, जेजुनम और इलियम, इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलो ये क्या, देखो
अग्नाशय में पाचन के बाद में अन्य पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होते हैं। इसके 3 पार्ट मैंने भी बताया था। पहला पार्ट मैंने बताया था डेडुनम। यह अग्नाशय के बाद में यू आकार का होता है। कैसा इसका आकार होता है? यू लाइक संरचना होती है, जिसमें लिवर तथा अग्नाशय यानी जो पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज खुलते हैं, पेनक्रियाज खुलते हैं, जिसके द्वार द्रव्य क्या होता है? स्रावित होता है। यह द्रव्य एंजाइम को सक्रिय करता है, इससे भोजन का पाचन होता है। समझ में आया कि नहीं? तो जो डेडुनम का काम क्या हो गया, इसकी यू लाइक संरचना हो गई, है ना, और इसमें यकृत और जो अग्नाशय में जाकर के खुलता है, वहां से ज्वाइंट होता है ना। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो यहाँ तक मिला हुआ है, इस पार्ट को आप बोलेंगे डेडुनम। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इस पार्ट को बोलेंगे डेडुनम। ठीक है, संरचना कैसी की? यू लाइक देखिए संरचना है ना, और जिसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पर द्रव्य स्रावित होता है। यह द्रव्य एंजाइम को सक्रिय करते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। दूसरा पार्ट जो आ गया वो आ गया जेजुनम। छोटी आंत का दूसरा पार्ट जेजुनम। डेडुनम के आगे वाले भाग यानी जेजुनम कहलाता है, जो भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाता है, पहुंचाने का कार्य करता है। जेजुनम में पाचन संबंधी कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो जेजुनम में भैया कोई रासायनिक कार्य नहीं होता, याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ सबसे निचले वाले सिरे में यानी इलियम में। इलियम क्या होता है? यह छोटी आंत का सबसे निचला हिस्सा होता है, जो कई घुमावदार, यहां पर देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो इतना है, ये क्या है? ये है, ये आपका हो गया जेजुनम। ठीक है, अब आ जाओ ये जो पार्ट है, ये ग्रीन वाला जो पार्ट आपको देख रहा है, ये वाला पार्ट सबसे बड़ा घुमावदार जो पार्ट दिख रहा है, लास्ट वाला, इसको इलियम बोलते हैं। ठीक है, यह छोटी आंत का सबसे निचले जो कई घुमावदार नालियों के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हो गए तीनों पार्ट, यहां पर मैंने लिख दिया है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन रिलेटेड वर्क्स हैपेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटी आंत, अब छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, यहां पर देखिए। जो इलियम होता है ना, इलियम के मुख्य एंजाइम, इसके जो मुख्य एंजाइम होते हैं ना, इलियम में मुख्य एंजाइम सक्सेस एंटीरिकस से आते हैं, जो बताया गया जो आंत की दीवार द्वारा स्रावित होते हैं। ये एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है ना। तो यहां पर जो भी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन बच जाता है लास्ट में, उसका पाचन होता है, और उसको ये माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रेज और पेप्टेज तथा अन्य चीजों में बदल देते हैं। अब यहां पर देखिए इरिप्सिन यहां पर होता है, ये क्या करता है? पेप्टोन्स को क्या करता है? अभी जो आपने कहा था ना कि जो चेंज किया गया था, उस पेप्टोन्स को क्या करता है? अमीनो एसिड में बदल देता है। सुक्रोज को क्या चेंज करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। माल्टोज को क्या करता है? ग्लूकोज में चेंज कर देता है। लैक्टोज को क्या करता है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में चेंज करता है। और लाइपेज यानी फैट को ये चेंज करके क्या बना देता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है ना। तो ये इतने एंजाइम यहां पर हमें और मिले, पेप्सिन, रेनिन, है ना, इरिप्सिन, सुक्रोज, है ना, इरिप्सिन, यीन्स, लाइपेज, है ना, इन सब का काम क्या होता है? पाचन संबंधी काम करते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें पाया जाता है बिली। बिली क्या होता है? ये छोटे बाल जैसे उभार ऊतक होते हैं, जो छोटी आंत के अंदरूनी दीवारों पर स्थित होते हैं, कोशिकाओं से के बने होते हैं। वे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और इन पोषक तत्वों को रक्त तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कौन? ये बिली। ठीक है, बिली क्या होते हैं? छोटे छोटे रोए होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बताया, ये जो है हो गई आपकी, ये है ना, इसमें देखो ये छोटे छोटे रोए हैं, इन्हें बिली कहा जाता है, इन्हें बिली कहा जाता है ना। ये
बिल्ली हैं, और इनका काम क्या होता है, भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनको ये अवशोषण, इसका अवशोषण करते हैं और इसको रक्त में मिला देते हैं, जो ये वाला पार्ट है यानी इसमें रक्त में मिलाते हैं और इससे पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेंगे लास्ट में बड़ी आंत, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया ना, अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत पाचन प्रक्रिया का अंतिम भाग है, जो इसका मुख्य कार्य पानी और इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित करना होता है। क्या काम होता है, इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित करना। जो आपने भोजन किया, जिस जो पाचन हुआ उसमें जो नमी हुई, नमी को हटाने का काम करता है। तो इसमें मैंने बताया क्या होता है, इसका मुख्य जो काम होता है, बड़ी आंत का मुख्य काम होता है जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको अवशोषित करना तथा मल को क्या करना है, ठोस बनाना और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक है, बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलो आगे देखो, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, तो एक का नाम होता है सिकम, एक का नाम होता है कोलोन और एक का नाम होता है रेक्टम। कितने पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, देखिए यहां पर पहला है सिकम, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये होता है अपेंडिक्स। अब यहां पर देखो, ये मैंने पहले ही बता दिया है ना, कि भोजन जो होता है जब मुख में रहता है ना, मुख में आपने उसका पाचन किया, जो छोटे छोटे कण किया, उसे बोलेंगे बोलस। जब ये पेट में जाता है तो इसे बोला था काइम, है ना, और जब ये मलाशय में जाता है तो इसे काइल बोला जाता है। ठीक है, मलाशय में जब ये होता है तो इसे काइल बोला जाता है। समझ में आ गया। आमाशय की दीवारों पर चिपचिपा एक आवरण पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन बोला जाता है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे मैंने एक बात बताई थी कि जो HCl होता है, HCl है ना, वो जब आप कभी कभी खट्टी डकारें आपको आती है तो बहुत ही तीव्र लगता है आपके यहाँ पर, तो वो जहां पर रहता है आखिर वहां पर नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाता है ना, बहुत ही तेजाब की तरीके से, बहुत ही HCl खतरनाक होता है, एसिड होता है। तो जो एसिड अगर जहां पर रहता है वहां का है नहीं नुकसान पहुंचाता, इसलिए नहीं पहुंचाता है क्योंकि वहां पर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, पाया जाता है। एक दीवारों पर, आमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे बुलाया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से वो पेट को हानि नहीं पहुंचा पाता इससे। ठीक है, छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। छोटी आंत में क्या करता है, सबसे पहले कहां पर भोजन जाता है, तो जाता है सीकम में। यहाँ सीकम, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक इसमें जाता है। सीकम पेट में दाहिनी ओर होता है। किधर होता है, सीकम पेट के दाहिनी ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। तो ये भैया क्या है, ये क्या है, ये है अपेंडिक्स, है ना, अपेंडिक्स पाया जाता है। इसका काम क्या होता है ना, आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। अब अवशेषी अंग क्या होता है, अवशेषी अंग ऐसा होता है जिसका कोई भी शरीर में काम ना हो, है ना, उसके निकल जाने से आपको कोई दिक्कत ना हो। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को पूरा निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को पूरा निकाल दिया जाता है अपेंडिक्स को। समझ में आया। ये कोलोन पार्ट है, यहां से लेकर कोलोन पार्ट हो गया। ठीक है, ये मलाशय द्वार हो गया, गुदा द्वार हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, बड़ी आंत में कोलोन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनके द्वारा विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के निर्माण किया जाता है। ठीक है, रेक्टम वाले क्षेत्र में अधपचे जो भोजन, जो अधपचा भोजन होता है वो जमा होता है और गुदा यानी एनस के द्वारा शरीर के बाहर ये निकल जाता है, यानी गुदा द्वार, यहाँ पर एनस के द्वारा ये चीज, ये बाहर अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये रही पूरी क्लास। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, है ना,
तो केवल देखिए नहीं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको बताएंगे हम श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। और ऐसे ही बायो की जो क्लासेस हैं, अन्य क्लासेस आपको हम पढ़ाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।